नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और ये आज आपकी वीडियो है 10th क्लास की केमिस्ट्री। और इसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो ये पार्ट है ये है पार्ट नंबर 5। आज इस पार्ट में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। 4 हिस्से हो चुके हैं इसके, 5वां हिस्सा ये वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वाले पार्ट नहीं देखे हैं यानी 1, 2, 3 और 4, वो पहले उनको देखेंगे, उसके बाद इस वाले पार्ट पर आएंगे, तभी उनको समझ में आएगा। ये 5वां पार्ट है, ये हमारा पहला चैप्टर आज 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पिछले पार्ट तक हमने क्या पढ़ लिया था, उसके आगे का शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 में हमने पढ़ा था यहाँ तक अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के रूप में सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये था हमारा लास्ट वाला, जो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे एंड किया था वीडियो को। तो अभी जो है हम शुरू करेंगे उपचयन से। कहाँ से? उपचयन से। तो उपचयन में क्या है कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है, इसके आगे का हम अब शुरू करते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया है कि जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास मतलब, ह्रास एक शुद्ध हिंदी का शब्द है। ह्रास का मतलब होता है कमी। वैसे तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ह्रास का मतलब होता है कमी, इंग्लिश में लॉस। तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है, यानी कि जब या तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि, या फिर हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रही हो तो वो अभिक्रिया कैसी होगी? उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन वाली। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, उसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या फिर उसी ए में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वह अभिक्रिया होगी उपचयन वाली, यानी ऑक्सीडेशन वाली। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर में, कॉपर की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बना? CuO, यानी कि क्यूप्रस कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये कैसा होता है? काले भूरे रंग की परत इसके ऊपर होती है। तो जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो ऑक्सीजन में क्या वो कॉपर में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? उपचयन। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या हो गई अभिक्रिया? उपचयन की, यानी कि ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीडेशन वर्ड से याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ये उल्टी है। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, तो क्या होगा? उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जिंक का। जिंक की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो ZNO, यानी जिंक ऑक्साइड, और ये कैसा होता है? पीले रंग का। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ? Zn में O की वृद्धि हुई है, जिससे वह ZNO बन गया। अब O यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये भी क्या है? उपचयन। अच्छा, इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर आप देखोगे तो दोनों ही अभिक्रियाओं में आप एक चीज़ नोट करोगे कि दो अभिकारक हैं। उत्पाद क्या है? सिर्फ एक। इसमें क्या है? ऊष्मा दी जा रही है। यहाँ हम क्या लिखते हैं? हमने क्या ऐड किया है रिएक्शन में? तो ऊष्मा दी गई है। अगर ऊष्मा निकलती तो यहाँ पे लिखते प्लस ऊष्मा। अगर ऊष्मा निकलती, लेकिन निकली नहीं है, हमने बाहर से ऐड किया, यानी हमने इसको हीट करके और रिएक्शन को कराया। ऊष्मा देने का सीधा मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ऊष्मा देने का सीधा मतलब ये है कि आप रिएक्शन जो है, अब जो करा रहे हैं रिएक्शन, जो अभिक्रिया हो रही है, उसमें आप बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं। यानी मान लीजिए आपने परफनली में कॉपर लिया है, मान लीजिए, और उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं और आप ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस परफनली को गर्म कर रहे हैं, यानी बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं। तो खैर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, एक ये है, एक ये है, और एक उत्पाद है, और ऊष्मा दी जा रही है। ये वाली रिएक्शन में भी 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद है, और ऊष्मा दी जा रही है। तो अब हम इसे पिछली वाली जो हमने अभिक्रिया पढ़ी है उनको एक बार फिर से एक तरह से रिपीट कर सकते हैं। कैसे? कि 2 उत्पाद हैं, 2 अभिकारक हैं, तो क्या हुआ? संयोजी अभिक्रिया। ये नोट में यही लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर दी गई दोनों अभिक्रियाओं में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं,
अतः यह संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। किसका? संयोजन अभिक्रिया का, क्योंकि उसमें दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कारक का भी उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। तथा दोनों अभिक्रियाओं में बाहर से ऊष्मा दी जा रही है। अतः जब बाहर से ऊष्मा दी जा रही है तो क्या होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने ठीक से पढ़ी होगी। जिन बच्चों ने ठीक से पढ़ी उनको याद आ गई होगी वापस, और पहले से याद भी होगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी उदाहरण है और संयोजन अभिक्रियाओं का भी ये उदाहरण है। और साथ में वैसे उदाहरण हमने किस में लिया? ये उपचयन अभिक्रिया में। तो एक ही चीज़ के अंदर एक ही रिएक्शन के हमने देखा कि ये तीन परिभाषाओं को एक तरह से संतुष्ट कर रही है। इसका मतलब इसको हम तीनों में से किसी में भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। अगर हम संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम ऊष्मा शोषी का दे रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, और उपचयन का दे रहे हैं एग्जाम्पल तो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल हमारा कितनी जगह काम आ गया। तो हमें एक ही चीज़ याद करनी होगी, उसको हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है। तो ये आपको क्लियर हो गया उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल है। ऑक्सीजन जुड़ रही थी अभी तक, तो अब एक देख लेते हैं हाइड्रोजन की कम होने वाली, यानी हाइड्रोजन की कमी वाली भी, क्योंकि वो भी तो उपचयन होती है। अभी उसमें पढ़ा हमने परिभाषा के दौरान कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। तो ये वाला एग्जाम्पल हाइड्रोजन की कमी का है। यहाँ पे क्या है? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ? ये 2HCl होगा। इसको सही कर लेंगे, ये होगा 2HCl। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन चला गया, लेकिन सल्फ़र के साथ जो हाइड्रोजन था वो निकल गया। ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे नहीं है, यानी सल्फ़र में से हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो सल्फ़र का क्या हो गया? उपचयन। सल्फ़र का हो गया उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। तो हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, ऑक्सीजन की वृद्धि वाला भी और हाइड्रोजन की कमी वाला भी। तो ये हमारी कौन सी एक रिएक्शन कंप्लीट हुई? उपचयन वाली, यानी ऑक्सीडेशन वाली। अब इसके बाद बारी आती है अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन। ये है रिडक्शन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि ये बिल्कुल उल्टी है उपचयन की। उल्टी से क्या मतलब है? कि उसमें हो रही थी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, तो उल्टी है ये। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें होगी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, सेम यही निकलेगी। इसकी परिभाषा दी हुई है, जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी होती हो तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो आपने समझ लिया, ये बिल्कुल उल्टी है। उपचयन के अंदर क्या था? यानी ऑक्सीडेशन वाली जो हमने अभी पढ़ी थी, उसके अंदर था ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। उसमें क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा होगा तो क्या होगी? अपचयन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है A+H2, हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि। A-O2 यानी ऑक्सीजन की कमी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है इसका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हुआ? कॉपर में से हाइड्रोजन निकल गया। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन था ना। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई? कमी हुई। तो ऑक्सीजन की कमी का मतलब क्या है? अपचयन। अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम, तो ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, अतः यह अपचयन है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करी और क्या बनाया? 2HCl। 2 तो चलो उसके संतुलित करने के लिए, यानी क्या बनाया? HCl, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई और HCl बन गया। तो यहाँ क्लोरीन में क्या हुआ? हाइड्रोजन की वृद्धि, क्योंकि यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का क्या हुई? वृद्धि। तो फिर से क्या हुआ? अपचयन। तो ये अपचयन के एग्जाम्पल थे, रिडक्शन के एग्जाम्पल थे। इससे पहले हमने उपचयन के देखे, ये अपचयन के। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको वीडियो को यहीं से थोड़ा सा पीछे करेंगे, उपचयन को दोबारा देखेंगे, फिर अपचयन को देखेंगे।
फिर आपको धीरे धीरे वापस समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है, क्योंकि थोड़ा शायद कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि वृद्धि और कमी और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, याद कैसे रखेंगे। ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। सिर्फ आप ऑक्सीडेशन याद रख लो, रिडक्शन तो इसका उल्टा है, अपने आप ही समझ जाओगे। वो तो अपने एक चीज़ याद रह जाएगी तो दूसरी अपने आप याद है, क्योंकि दूसरी उसकी बिल्कुल उल्टी है। तो ऑक्सीडेशन को याद कर लेते हैं। वर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन। इंग्लिश वाले वर्ड से याद कर लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपचयन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि, क्योंकि वर्ड ही ऑक्सीडेशन है, तो यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, और दूसरे वाले की कमी होती है, और दो ही हैं सिर्फ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वृद्धि तो यानी कि हाइड्रोजन की कमी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो अपचयन है यानी रिडक्शन है, वो इसका उल्टा है, उसमें उल्टा कर देना, यानी माइनस ऑक्सीजन या यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, वो क्या हो जाएगा? अपचयन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमने उपचयन देख ली, हमने अपचयन अभिक्रिया भी देख ली। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे बोलते हैं हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आगे आने वाले आपकी 11वीं और अगली क्लासेस के लिए भी। इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसके ऊपर लिखवा दिया। ये क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी जिसमें दोनों हो रहे हों, लेकिन इसको इस नाम से इतना नहीं जाना जाता। उपचयन अपचयन अभिक्रिया इसको नहीं कहते, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में भी नाम इसका रिडॉक्स है और हिंदी में रिडॉक्स ही लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाला नाम है इसका रिडॉक्स। अब ये रिडॉक्स क्या हुआ? रिडॉक्स में क्या करा? रिडक्शन। अभी आपने पढ़ा रिडक्शन क्या था? अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा वर्ड था ऑक्सीडेशन, ये क्या है? उपचयन, ठीक है। और ये अभिक्रिया कैसी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाली? ये है दोनों, उपचयन और अपचयन। तो इन्होंने क्या किया? रिडक्शन का तो RED और ऑक्सीडेशन का OX, इनको मिला के बन गया रिडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा। तो नाम से अब हम समझ सकते हैं कि इसमें दोनों है, रिडक्शन भी है, यानी RED रिडक्शन भी है, और OX ऑक्सीडेशन भी है, तो इसलिए इसका नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? दोनों चीज़ें हो रही होंगी एक ही रिएक्शन के अंदर। कैसे? वो कुछ ऐसे, जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हों, उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही मैंने अभी आपको समझाया सारा, कि रिडक्शन का नाम, रिडॉक्स अभिक्रिया का नाम कैसे पड़ा। रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX मिला दिया हमने, रिडॉक्स उसका नाम बना दिया, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, अपचयन भी और उपचयन भी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, रिडॉक्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जितनी भी अभिक्रिया, वैसे मैं बता दूं आपको, जो नेचुरली होती हैं या नेचुरली भी नहीं, हमारे द्वारा कराई जाती हैं, वो ज़्यादातर मैक्सिमम रिडॉक्स ही होती हैं, यानी उसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं मैक्सिमम। बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जिनमें खाली रिडक्शन हो रहा है या खाली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस बहुत कम है। ज़्यादातर रिएक्शंस हैं जो रिडॉक्स वाली हैं, मैक्सिमम ऐसी ही हैं, तो इसीलिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, तो क्या हुआ? ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड में, यानी सल्फर में से हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे अब नहीं है, तो इसका क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी, यानी कि उपचयन, ठीक है। क्लोरीन के साथ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो क्या हुआ? अपचयन, ठीक है। तो इसमें दोनों हो गए, उपचयन भी और अपचयन भी। तो ये कैसे अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा वाला एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? ह्रास, यानी कि अपचयन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि अपचयन या रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि, यानी कि उपचयन, ठीक है। तो इसमें भी दोनों हो गए। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह है लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड में क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन
यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, यहाँ से मिटा, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गई लेड के साथ, तो ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, इसलिए लेड के अंदर क्या हुआ, अपचयन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन है, खाली कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि, तो ये क्या हो गया, उपचयन। तो ये जो हमने तीनों एग्जाम्पल पढ़े, इनके अंदर उपचयन भी है, अपचयन भी है, यानी दोनों है, यानी कि रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है, तो अभिक्रिया क्या होगी, रिडॉक्स। तो ये थे रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से और भी ज़्यादा पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल को ध्यान से याद रखेंगे। और उसके बाद बहुत छोटे छोटे से 2 टॉपिक हैं, बहुत ही आसान है और आपको डेली देखने को भी मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है संक्षारण, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। ये आपको देखने को मिलता है आसपास, अब कहाँ मिलता है वो आप इसकी परिभाषा से समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी। अच्छा, ये जो वर्ड आर्द्रता है ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ और मैं फिर से बता रहा हूँ। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी का मतलब पानी की उपस्थिति, यानी जैसे हमारे मौसम में की आर्द्रता क्या है इस टाइम पे, तो मौसम की आर्द्रता कैसी है, बढ़ी हुई है। क्यों, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात चल रही है और ज़्यादातर मौसम में पानी है, हर टाइम जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी बारिश पड़ जाती है, तो नमी इस मौसम में बहुत ज़्यादा है। और इस आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी देख रहे होंगे इस वक्त मोबाइल में इस वीडियो को। तो जब ये वीडियो पूरी हो जाए तो आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो वेदर वाली एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगी, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वेदर टुडे, वेदर यानी कि WEATHER, वेदर, और आगे लिख देना टुडे, वेदर टुडे। तो वो क्या दिखाएगा आपको, आज का मौसम दिखाएगा। वहाँ पे टेम्परेचर होगा, वहाँ पे विंड की स्पीड होगी, विंड यानी हवा कितनी स्पीड से चल रही है आज, और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ह्यूमिडिटी, यही जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखता, ये वाला ह्यूमिडिटी। इसको शॉर्टकट में कभी कभी HUM करके लिख देते हैं। उसके आगे लिखी आती है परसेंटेज। जैसे मैं आज की चेक की है परसेंटेज, तो आज है 86%। आज ये वीडियो 12 अगस्त को बन रही है, तो अभी जो है इसकी ह्यूमिडिटी दिखा रहा है 86%। 86% का मतलब काफ़ी ज़्यादा नमी है, क्योंकि आज बारिश का मौसम है और जो है बाहर नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए 86%। और ये ह्यूमिडिटी कब कम होती है मौसम में, जब सर्दियाँ आएंगी। जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो आर्द्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। उस मौसम को कैसा बोलते हैं, शुष्क मौसम। शुष्क मौसम यानी जिसमें नमी कम होती है, यानी सूखे वाला। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं और नमी कम हो जाती है, यानी सूखापन मौसम में बढ़ जाता है, तो आपके होंठ भी फटने लगते हैं, एड़ियाँ फटने लगती हैं, काफ़ी लोगों की हथेलियों में भी थोड़े बहुत क्रैक आ जाते हैं किसी किसी के उंगलियों के आसपास, तो वो फटने लगते हैं क्योंकि पानी, नमी की कमी हो गई है ना, तो नमी कम है। तो वो कौन सा मौसम होगा, सर्दियों वाला, वो कैसा होता है, शुष्क। तो आर्द्रता, मुझे लगता है अब आप थोड़ा अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्द्रता का मतलब क्या है डेली लाइफ में। ये 7वीं या 8वीं क्लास में शायद टॉपिक आता होगा, शायद 9th में भी हो। अगर याद था आपको तो अच्छी बात है, नहीं था तो मैंने एक तरह से रिपीट कर दिया है। यहाँ पे ये कोई टॉपिक नहीं है आर्द्रता का, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना बताया है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी, संक्षारण की। तो संक्षारण का मतलब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, लोहे में जंग लगना। लोहे में आपने देखा होगा आपके आसपास जो लोहा बाहर पड़ा हुआ है, खासकर आज के मौसम में, बारिश के मौसम में, किसी भी तरह का लोहा हो उस पर क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है। तो जंग आपने देखा ही है, तो सभी बच्चों ने देखा होगा जंग लगा हुआ लोहा। उसके बाद क्या है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। जो चांदी की चीज़ें होती हैं, जैसे घरों में, बर्तन तो नहीं होते खैर, लेकिन जो आभूषण हैं, जैसे कि आपकी मम्मी के पास सैंपल वगैरह होंगी, है ना, कुछ अंगूठियाँ पहनते हैं हाथ में चांदी की, कुछ गले में लॉकेट पहनते हैं चांदी के, तो वो क्या होते हैं, जब कुछ टाइम बाद वो काले पड़ने लगते हैं, तो वो क्या होने लगता है, उनका संक्षारण। फिर उनको क्या करते हैं, आप साफ़ करते हैं, है ना, साबुन से, या अलग अलग तरह के डिटर्जेंट आते हैं उनको साफ़ करने के, वो वापस से फिर चमकने लगते हैं। तो इस तरह से। उसके बाद कॉपर के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ऐसे ही जो कॉपर के बर्तन होते हैं जिनमें खासकर पानी वगैरह पिया जाता है,
पहले बहुत पीते थे लोग पुराने ज़माने में, अब तो छूट गया। लेकिन कॉपर के जो पानी पिए जा कॉपर का जो बर्तन होते हैं जिनमें पानी पीते हैं हम, उनमें क्या होता है, जब 2 या 3 दिन अगर आप पानी पिए उसमें, तो वो उस पर क्या होती है, हरी हरी परत चढ़ने लगती है। इसलिए कॉपर को साफ़ करना पड़ता है, फिर से उसके संचारण को ख़त्म करना होता है। वो किससे करते हैं हम? नींबू और नमक से। बाकी वैसे डिटर्जेंट वगैरह भी मार्केट में आते हैं, लेकिन नॉर्मली नींबू और नमक से हम उसके संचारण को हटा देते हैं उस पर से। और यहाँ पे जब बात चली रही है तो तांबे, कॉपर को हिंदी में कहते हैं तांबा, तांबे के बर्तन, ठीक है। तो तांबे के अंदर इसलिए पानी पिया जाता था पहले, आज भी काफ़ी लोग पीते हैं, कि इसके अंदर बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। जो विषाणु होते हैं उनको मारने की क्षमता कॉपर के अंदर होती है। इसलिए कॉपर के बर्तन में पानी रखा जाता है और उसी में पानी पिया जाता है। पहले बहुत होता था, अब छूट गया है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग पी रहे हैं। तो मेन ये है कि कॉपर के ऊपर क्या है, हरी परत चढ़ जाती है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? संचारण का। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि यदि कोई कहे कि लोहे पर जंग लग गया है, तो हम कह सकते हैं कि लोहा संचारित हो गया है। ऐसे ही चांदी काली पड़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि चांदी संचारित हो गई है। ऐसे ही कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ गई है कॉपर के गिलास पर, तो उसे हम कहेंगे कि कॉपर संचारित हो गया है। तो मुझे लगता है अब संचारण आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, चलो इससे पहले इसका एक नोट है यहाँ पे, कि लोहे पर जो जंग है, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ासकर ये कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला रहता है बच्चों के लिए। लेकिन अब ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है या घट जाता है। ज़्यादातर बच्चे जवाब दे के आते हैं कि वज़न घट जाता होगा, क्योंकि उसका क्षय हो जाता होगा, है ना, लोहा टूटने लगता है। टूटना एक अलग चीज़ है कि इतना जंग लग गया, वो टूट टूट के अलग हो गया। लेकिन जो नॉर्मली एक लोहा पड़ा हुआ है और उस पर जंग लग गया है, तो उसका वज़न बढ़ेगा या घटेगा, या उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आते हैं जो एग्ज़ाम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, और ये आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं सवाल। तो क्या होता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का वज़न बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि बढ़ कैसे जाता है? क्योंकि लोहे का उपचयन होता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लोहे में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अतः उसके भार में भी वृद्धि होती है। यानी उस पर ऑक्सीजन आके जुड़ जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो ऑक्सीजन का जो भार है अपना, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी ऐड हो गई है, तो उसका भार टोटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ये सोचने लगो कि 2 किलो लोहे का बाट था और उसमें मान लो जंग लग गया तो अब वो 2.5 या 3 किलो का हो गया। नहीं, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही मामूली फ़र्क आता है। लेकिन फ़र्क क्या आता है? बढ़ने का। मेन बात ये है कि बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 किलो का वो 2.5 किलो हो गया, 3 किलो या 5 किलो बन गया। नहीं, इतना माइन्यूट कि आप उसको, कोई फ़र्क आपको महसूस ही नहीं होगा जब तक एक अच्छे वाले तोलने वाली मशीन पे आप उसको नहीं चेक करते। एक अच्छी, मतलब जो काफ़ी डिटेल में उसका जो है वज़न तोल सकती हो। नॉर्मल ये जो दुकानों पे होती हैं, इसमें अगर आप तोलेंगे जंग लगने के बाद और जंग लगने से पहले, तो सेम ही आएगा। वो काफ़ी साइंटिफिक टाइप के जो है मशीन होती हैं जिन पे इनको तोला जाता है और पता किया जाता है कि भार में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो कुल मिला के मेन बात यह है कि जब वो लोहे पे जंग लगता है तो उसका वज़न क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसका उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, यानी अब लोहे में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो जितना भार ऑक्सीजन का था वो उसमें आके जुड़ गया है, तो वो भी बढ़ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, संचारण के कारण ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं को बहुत हानि होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। आपने ये तो देखा ही होगा कि भाई जब लोहे पर जंग लग जाता है तो क्या होता है, वो उन चीज़ों को ख़राब कर देता है, वो लोहे की चीज़ ख़राब होने लगती है। अब ऐसे में बड़े बड़े लोहे के जहाज़ हैं, लोहे के पुल हैं, किसी तरह के ढांचे हैं बिल्डिंग्स के जो लोहे के हैं, और उन पर जंग लग जाए तो वो नुकसान ही है। इसलिए लोहे का जो संचारण है वो बहुत ही एक गंभीर समस्या है। और इसको हम कैसे रोकते हैं? खासकर इसको हम रोकते हैं पेंट वगैरह करके, जिसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया फिर लोहा ना कर सके। ऐसे ही बाइक के साइलेंसर होते हैं, जो बाइक्स होती हैं उनके जो साइलेंसर हैं उन पे लोहे से क्या होता है, जंग लगने लगता है, तो उन पे एक कोटिंग हुई हुई आती है पहले से कंपनी की तरफ से, लेकिन अंदरूनी कोटिंग नहीं होती, तो अंदर की तरफ जंग लगने लगता है बारिश के मौसम में। तो रोकते कैसे हैं हम? खासकर पेंट वगैरह करके। लोहे के जो बड़े बड़े जहाज़ हैं पानी के, उन पे भी क्या होता है? पेंट होता है।
है ना। लोहे के दरवाजे घर में हैं तो उन पे क्या कराते हैं, हम पेंट कराते हैं, वरना जंग पकड़ लेते हैं। आपके स्कूल में जो डेस्क रखी हुई हैं वो उनके पाइप जो हैं लोहे के हैं, अगर उन पे पेंट ना कराया जाए तो उन पे भी जंग लग जाएगा और वो भी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए उन पे भी पेंट कराया जाता है। तो ये क्या है, लोहे का संक्षारण। और ये क्या है, एक गंभीर समस्या है। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये गंभीर समस्या है। तो ये तो हुआ संक्षारण। अब एक और टॉपिक है, ये है विकृत गंधिता। बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा आपको शब्द सुनने में कि विकृत गंधिता, इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। तो इससे की परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस शब्द का मतलब क्या है। ये जो शब्द है विकृत, क्या शब्द है, विकृत, और दूसरा शब्द है इसके अंदर गंधिता, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनाया है विकृत गंधिता। तो विकृत जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बिगड़ जाना। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़, मान लीजिए कुर्सी है और उसकी 4 पाए हैं और एक या 2 टूट जाते हैं, तो उसकी अब शेप जो है वो कैसी हो गई है, विकृत शेप हो गई है। तो किसी भी चीज़ की शेप का बिगड़ जाना या उसकी अवस्था का बिगड़ जाना, अपने सही रूप में ना रहना, उसको बोलते हैं विकृत हो जाना किसी भी चीज़ का, है ना। मान लीजिए एक तरह से किसी बाइक का या कार का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के बाद वो पूरी तरह से उसका ढांचा बिगड़ गया है, तो उसका ढांचा क्या हो गया है, विकृत हो गया है, उसकी बॉडी पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। तो विकृत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सही रूप में ना होकर बिगड़ जाना, यानी उसकी जो अवस्था है वो बदल गई है और बिगड़ गई है, उसको बोलते हैं विकृत हो जाना। अब विकृतता आप समझ गए कि बिगड़ जाना, बदल जाना। दूसरा वर्ड है गंधिता। ये शब्द संबंधित है गंध से, यानी कि उसकी महक से खासकर। तो अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ, विकृत गंधिता, यानी उसकी जो गंध है वो बिगड़ गई है, ठीक है, उनकी गंध बदल गई है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या यही परिभाषा है या कुछ और है। तो इसमें क्या है, वसा युक्त या तैलीय खाने की वस्तुएं। वसा युक्त से मतलब क्या है, वसा युक्त से ये मतलब है कि जो चिकनाई वाली चीज़ें, जो घी से, तेल से, इस तरह की चीज़ों से बनी हुई हैं, है ना। जैसे आपकी पकौड़ियाँ हैं, कचौरी हैं, है ना, और जो और भी इस तरह की चीज़ें बनती होंगी, जैसे लड्डू हैं जिनमें घी डलता है, तेल डलते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो वसायुक्त या तैलीय खाने की वस्तुएं यदि लंबे समय तक रखी जाती हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस बदलाव को ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो उनका स्वाद और गंध क्या होता है, बदल जाता है। तो यही हमने इस शब्द की परिभाषा से सीखा कि विकृत गंधिता, यानी उसकी जो गंध है वो विकृत हो गई है, यानी कि बदल गई है। और यही इसकी परिभाषा है कि वसायुक्त तैलीय खाने की वस्तुएं यदि लंबे समय तक रखी जाती हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाती है। इस बदलाव को ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ शब्द से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर आपको अर्थ पता है कि इसकी परिभाषा क्या होने वाली है और आपको परिभाषा याद भी नहीं है, तो भी आप उसकी परिभाषा फिर भी अपनी तरफ से लिख के आ सकते हैं, क्योंकि आपको उसका मतलब समझ में आ गया, आपको पता है कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कोई भी चीज़ साइंस में रटने की नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करनी पड़ती हैं कि इसका मात्रक क्या है। मात्रक भी काफ़ी हद तक समझने के हैं, जैसे इसको आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की, इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो याद करनी पड़ती हैं। नहीं तो मैक्सिमम आप क्या है समझ के आसानी से लिख सकते हो। तो आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो खैर, विकृत गंधिता जो है ये परिभाषा पढ़ ली। अब क्या है, यह विकृत गंधिता उपचयन के कारण ही होती है। ये भी किसके कारण होती है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन के कारण। और संक्षारण किस कारण था, संक्षारण भी ऑक्सीडेशन के कारण ही था। यानी कि संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों किसकी वजह से होती हैं, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन की वजह से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। तो ये किसकी वजह से हुई, उपचयन के कारण। अतः इसे रोकने के लिए वस्तुओं या पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो ऑक्सीडेशन करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडेंट्स, है ना। जो भी ऑक्सीडेशन करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन अब हमको रोकना है। हमको इतना समझ में आ गया कि भाई जो ये विकृत गंधिता हो रही है, ये हो रही है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन के कारण। तो इसको रोकना है तो क्या यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसे रोकने के लिए वस्तुओं या पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है। वस्तुओं को वायुरोधी बर्तन यानी एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। तो आपने देखा होगा आपके जो घर पे कई सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि इसको खुला मत रखो, ख़राब हो जाएगा। जैसे अचार है ना, नमक भी है,
और हल्दी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं ये अगर खुली रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं और उस ऑक्सीजन से कारण क्या होता है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया न कर सके। इसलिए उसे एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट का क्या मतलब है, जिसमें हवा ना जा सके, जिसका ढक्कन बहुत टाइट हो और कहीं से भी हवा जाने की कोई उम्मीद ना हो, क्योंकि हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उससे क्रिया कर जाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता, यानी कि उसकी गंध बदल जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं, तो ये सब हम काम करते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जो बहुत ही आम एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है चिप्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन क्या है, कम सक्रिय गैस है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता, वे चिप्स जल्दी ख़राब नहीं होते। तो अब देखो इसका उन्होंने कहाँ पे यूज़ करा। अब उनको इतनी बात समझ में आ गई, चिप्स वाली कंपनियों को, उन्होंने इतनी साइंस पढ़ रखी थी कि हमारे जो चिप्स हैं या कोई भी वस्तु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है, ऐसी खाने वाली खासकर, जब हमारे उनके चिप्स जो हैं ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं यानी हवा के संपर्क में, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाती है, विकृत गंधिता, यानी कि वो ख़राब होने लगती हैं, उनमें से बदबू आने लगती है। और कोई भी ऐसे चिप्स तो ख़रीदना नहीं चाहेगा जिसमें से बदबू आ रही हो या जो उन्हें ख़राब लग रही हो। तो उन्होंने क्या इसका उपाय निकाला, उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ना उपचयन, तो उन्होंने क्या काम करा, ऑक्सीजन को ही हटा दिया और उसकी जगह क्या डाल दी पैकेट के अंदर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, कम सक्रिय गैस, कम सक्रिय गैस है तो ये क्रिया नहीं कर पाएगी, और नाइट्रोजन उसका ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन कोई ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगी, तो उनके जो चिप्स हैं वो लंबे टाइम तक चल जाते हैं। इसीलिए जो चिप्स के पैकेट आते हैं वो फूले फूले से होते हैं, क्योंकि उनके अंदर गैस भरी जाती है अलग से। कौन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, क्योंकि कम सक्रिय है। तो जैसे ही आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उसमें से निकलती है नाइट्रोजन गैस, ना कि ऑक्सीजन या किसी तरह की हवा। तो वो स्पेशल नाइट्रोजन गैस है जो चिप्स के पैकेट के अंदर होती है। तो उन्होंने इस चीज़ का उपयोग करा अपने बिजनेस के अंदर। तो खैर ये था विकृत गंधिता का टॉपिक। तो इसीलिए आप अपने घर में जो इस तरह की चीज़ें हैं, अचार है, नमक है, हल्दी है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी, उनको क्या रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो विकृत गंध ना हो। ठीक है। तो अब आपको ये साइंस समझ में आ रही होंगी क्यों जो आपके बड़े हैं, जो माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ को खुला मत छोड़ो, इस चीज़ को ढक के रखो, इस चीज़ को फ्रिज के अंदर रखो, या इस चीज़ को बिल्कुल बंद डब्बे के अंदर रखो, क्योंकि उनको इतना समझ में आता है कि ये ख़राब हो जाती हैं। साइंस आपने पढ़ ली है, उसके पीछे ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। तो आज का जो चैप्टर है, आज का क्या मतलब, आज की जो वीडियो है ये यहीं ख़त्म होती है, और इस वीडियो के साथ ही ख़त्म होता है आज का चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था केमिस्ट्री का, ये आज हो गया है कंप्लीट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे जो इसके आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी किताब में दिए हुए हैं, उनको करने की। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे तो नोट्स बन गए हैं, अब क्वेश्चन कैसे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो 90% उसके आंसर इसी के अंदर हैं, वो मैं इसी में से बता दूंगा कि आपको मिल जाएंगे इजीली। जो 1% नहीं है उनको करा दिया जाएगा क्वेश्चंस को। तो ये आपके यहाँ पे नोट्स ख़त्म होते हैं। कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इनको करना है कि नहीं करना है, तो ये हाँ आपको कॉपी में लिखने हैं इनके नोट्स। अगर आपको मोबाइल में से उतारने में दिक्कत हो रही है तो आप स्कूल में आके फोटो स्टेट ले सकते हैं, लेकिन आएंगे आप फ़ोन करके ही कि क्या मैं आ सकता हूँ, क्या आज मुझे नोट्स मिल जाएंगे। आप फ़ोन करके आएंगे क्योंकि स्कूल में बहुत काम चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के, तो वहाँ पे इतना समय नहीं होता है, तो इसलिए आप पहले ही पूछ करके आएँ। तो आज ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री का था। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।